इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 के लिए ईबीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ से ट्रैवल को लेकर के आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ में ट्रैवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। तो आज का यह क्लास है क्लास 6, क्योंकि इससे पहले हमने और 5 क्लासेस अपलोड कर दिया है। आपको सबसे पहले उन वीडियोस को, उन लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देखना है। इसके बाद आप जब इस क्लास को अटेंड करेंगे तब सारा का सारा डाउट, दुविधा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल अगर हम करना चाहेंगे तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की मदद लेनी होगी। आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं व्हीकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह व्हीकल हो सकता है आप बाइक इस्तेमाल करो, या फिर आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन पैदल आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, जो वेज हैं, इनको जानना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे पहले हम जानेंगे कि ट्रैवल मतलब क्या है। तो ट्रैवल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि हम जब एक जगह बहुत देर तक रहते हैं तब हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में थोड़ा एक अजीब सा होने लगता है। इसीलिए हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह अवश्य ही परिभ्रमण करना चाहिए, जाना चाहिए। अब हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उससे हम लोगों का जो टेंशन है, जो मानसिक तनाव है, जो थकान है, ये भी कहीं हद तक सही हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के ट्रैवल करते हैं। जैसे कि हो सकता है हम अपना कोई पर्सनल काम से एक जगह से दूसरी जगह जाए। लेज़र यानी कि अभी हमारे हाथ में और कोई काम नहीं है तो हम एक जगह से दूसरी जगह लेज़र, अपना जो फ्री टाइम है, इसे एंजॉय करने के लिए, स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं। एजुकेशन ये बहुत बड़ा एक विषय है। शिक्षा के लिए कई बार हम अपने घर छोड़ करके दूर जाते हैं ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। तो एजुकेशन, शिक्षा की प्राप्ति के लिए भी हमें घर छोड़ना पड़ता है, हमें ट्रैवल करना पड़ता है। या फिर एक्सप्लोर करने के लिए हमें बहुत अलग अलग चीज़ों को जानने का, सीखने का शौक़ है, तो हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वहाँ की कल्चर, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की एनवायरनमेंट किस प्रकार है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए भ्रमण यानी कि ट्रैवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो भ्रमण मनुष्य के जीवन में संस्कृति, इसके साथ साथ इकोनॉमी, इसके साथ साथ वातावरण जो है, परिवर्तन, पर्यावरण, इसको लेकर के बहुत ही अहम रोल निभाता है। अब हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन का मोड्स के बारे में, क्योंकि एक जगह से हम दूसरी जगह अगर ट्रैवल करना चाहेंगे तो हमें ट्रांसपोर्टेशन का मदद लेना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कई तरह का है। सबसे पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हम वॉकिंग यानी कि पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बाईसाइकिल लेकर के हम एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। मोटरसाइकिल की मदद से हम जा सकते हैं, कार्स की मदद से हम जा सकते हैं, बसेस, ट्रेन्स की मदद से हम जा सकते हैं। तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट ये शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस को कवर करने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इससे दूर अगर हमें जाना हो तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट का व्यवहार कर सकते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में बोट्स शामिल हैं, शिप्स, जहाज़ शामिल हैं और फेरीज़ शामिल हैं। तो ये नदी पार करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर समुद्र पार करने के लिए, महासागर पार करने के लिए यूज़ किया जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। तो एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन या फिर एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। यह सबसे स्पीड, सबसे तेज़ी से करने वाला परिभ्रमण है। ठीक है, फास्टेस्ट मोड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ज़्यादा दूरी तय करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये बहुत कम समय में ज़्यादा दूरी तय करा देती है हम सबको। एनिमल ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन रूरल और रिमोट एरियाज़, जैसे कि कैमल्स, हॉर्सेस, बुलॉक कार्ट्स। तो एनिमल ट्रांसपोर्ट भी एक प्रकार का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है।
क्योंकि ये प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था और रूरल एरियाज़ में अभी भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि लेह लद्दाख में अभी भी घोड़ों पर उठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में जाया जाता है, ठीक है। और रेगिस्तान में कैमल्स की मदद से, घोड़े की मदद से एक जगह से दूसरी जगह परिभ्रमण किया जाता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में कि हम ट्रैवल करते क्यों है। हमारे हाथ में समय है तो हम रेस्ट ले रहे हैं और उसी रेस्ट लेते वक्त हम ट्रैवल कर सकते हैं। हम अलग अलग जगहों को देखने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। हम अपनी एजुकेशन अध्ययन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। विदेशी भाषा को प्रैक्टिस करने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी ट्रैवल कर सकते हैं। एडवेंचर जिनका बहुत शौक़ है अलग अलग देशों में जाना, अलग अलग जगहों पर जा कर के उनका न्यू एक्सपीरियंसेस गैदर करना, तो वो एक्सपीरियंसेस पाने के लिए एडवेंचरस जो लोग हैं वो भ्रमण करते हैं। तो नए नए कल्चर, संस्कृति, जैसे कि अगर साउथ अफ्रीका के बारे में आपको जानना है तो वहाँ जाकर के अगर आप प्रैक्टिकली संस्कृति के साथ उनका वाकिबहाल होकर के आ जाएंगे, उनके साथ आप रूबरू होकर के आ जाएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एंटरटेनमेंट के लिए कई बार हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हिस्टोरिकल प्लेसेस को, ऐतिहासिक जगहों को देखने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ती है। इसके साथ साथ शॉपिंग करने के लिए भी कई बार हम ट्रैवल करते हैं। किसी का हॉबी है, शौक़ है, तो उसके लिए वो अपना ट्रैवलिंग करते हैं। काम के लिए, बिजनेस के लिए हम ट्रैवल करते हैं। और कम्यूट टू वर्क, स्कूल, हम स्कूल के पर्पस के लिए, अपना काम के लिए, जो भी अपना प्रोफेशन है उसके लिए हम एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण कर सकते हैं। और अपना परिवार को देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया जाता है। अब आगे हम जानेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं के बारे में, जो कि है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप अपना स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सहज गुरु को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और उस कोर्स महज 599 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको PDF नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इन सारी फैसिलिटीज़ प्राप्त हो जाएगी। और एक बात, साइंस स्ट्रीम से जो पेपर 2 का प्रिपरेशन लेना चाहते हैं उनके लिए फ़िलहाल कोई कोर्स हमारे ऐप में उपलब्ध नहीं है। बहुत जल्द हम वो भी कोर्स लॉन्च करेंगे। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कि किस प्रकार हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो सबसे पहला वाला है कार, यानी कि बसेस दो हैं, तो इसमें आप गाड़ी का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और वर्तमान में यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रोज भी है, कॉन्स भी है, क्योंकि ये थोड़ा खर्चीला है, ठीक है, और इसमें हम ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं सकते हैं, ये इसका समस्या है, ठीक है। एक लिमिटेड डिस्टेंस तक हम एक कार से, हम कोई गाड़ी से जा सकते हैं। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आता है ट्रेन। ये ट्रेन से हम बहुत दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रेन से जाना बहुत ही कॉमन है आजकल के लिए। और ट्रेन से जब हम परिभ्रमण करते हैं तो खर्चा भी बहुत कम आता है। इसके साथ साथ जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन भी कम होता है। और जो कंफर्ट है ये तो बहुत ही बढ़िया है। सेफ्टी के अगर हम बात करें तो ट्रेन से जाना बस, कार, इन सब से जाने से कई गुना ज़्यादा सेफ रहता है, ठीक है। इसीलिए ट्रेन से जाना हमें उचित है। कई बार लॉन्ग जर्नी के लिए हम ट्रेन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमें तय करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर ट्रेन जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका अगर कौन सा हम देखें तो इसका भी बहुत समस्या है। जैसे कि हमारे देश में आप जानते हो नॉइज़ी सिचुएशन से ओवर क्राउडेड ट्रेन आपको मिलेंगे, डार्टी भी हो जाता है कई बार अगर आप वॉशरूम्स को यूज़ करने जाओगे, तो ये थोड़ा समस्या रहता है। बाकी सब ठीक है। ट्रेन से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे, ट्रेन से अगर हम ट्रैवलिंग करेंगे तो ये सही रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाइक। ये देखो, पैदल से हम ज़्यादा दूरी नहीं जा सकते हैं, बहुत एक लिमिटेड, बहुत ही एक शॉर्ट डिस्टेंस हम पैदल से कवर कर सकते हैं। पैदल चलना आजकल बहुत हम लोग जो है छोड़ दिए हैं, तो इसीलिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी चलना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम चलेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए, ठीक है। और बाइक से भी हम
ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूरी हम बाइक से भी ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हेल्दीएस्ट वेज ऑफ ट्रैवलिंग है, सबसे बेहतरीन ट्रैवलिंग है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये वॉकिंग से होता है। लेकिन वॉकिंग से पैदल चल के हम ज़्यादा दूरी नहीं जा सकते, यही समस्या है। जैसे कि बिग सिटीज़ में एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे? पैदल से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्रैवल के बारे में, इसीलिए बहुत संक्षेप में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लेन या फिर एरोप्लेन, तो एरोप्लेन से हम ज़्यादा कन्वीनियंट होता है ज़्यादा दूरी कवर करने के लिए। ठीक है, बहुत दूर अगर हमें जाना है, विदेशों में जाना है, तो उस वक्त एरोप्लेन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम एयरलाइन का टिकट बुक करते हैं और उसमें जाते हैं। इसका भी समस्या है, समस्या इसका यह है कि ये बहुत ही खर्चीला है। कंफर्टेबल तो है, सेफ भी मोटा मोटी हम कह सकते हैं, थोड़ा बहुत इसका सेफ्टी मेज़र सही है, लेकिन ये भी इसका समस्या है कि लो कॉस्ट के साथ हम इसके यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही खर्चीला है और हाईजैकिंग का भी चांस रहता है, और ये सब भी आजकल क्रैश होने लगे हैं। ठीक है, तो इसे हम सेफ़ जर्नी बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई महीनों में बहुत सारे प्लेन क्रैश हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हम जानेंगे जर्नी बाई प्लेन। तो ये तो आपको मालूम है कि अगर हम प्लेन से जाना चाहते हैं तो बहुत सारी तैयारी हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, अपना लगेज वागेज ये सब लिमिटेड रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा आप लगेज लेकर के घूमेंगे तो बड़ा ही खर्चीला, बड़ा ही उसका आपको खर्च देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ज़्यादा ओवरवेट अगर आप साथ में कैरी करना चाहेंगे तो आपको लिया भी नहीं जाएगा। इसीलिए प्लेन में अगर हम भ्रमण करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अपना जो लगेज है इनको भी अपना एकदम मिनिमलिस्टिक वे में लेना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जानेंगे ट्रैवलिंग अब्रोड। तो विदेशों में अगर हम जाना चाहते हैं तो विदेशों में हम एरोप्लेन की मदद से ही जाएंगे। जाहिर सी बात है, बहुत दूरी तय करनी है, और जहाज़ से भी जाया जा सकता है, लेकिन जहाज़ का इस्तेमाल आजकल बड़ा ही कम होता है, एरोप्लेन का ज़्यादा होता है, क्योंकि यह फास्टेस्ट है। जहाज़ उतना फास्टेस्ट नहीं है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, चीज़ों को लाने में वाटर ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें समय लग जाता है, यही उसका समस्या है। तो एब्रोड अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इसके बाद आपको वीज़ा लेना पड़ेगा उस देश की, तब जाकर के आप वहाँ जा सकते हैं। ये भी बहुत ही खर्चीला है। ठीक है, ये इतना आसानी से हर कोई व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जानेंगे और एक बहुत ही रिस्की ट्रैवलिंग के बारे में, जिसका नाम है हिचहाइकिंग और बैकपैकिंग। तो ये एक बहुत ही मतलब कि रिस्क लेने वाले लोग ये करते हैं, एकदम अपना सारा सामान ला करके वो चल जाते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार जाते हैं? स्पेशली यंग पीपल लाइक टू ट्रैवल बाय हिच हाइकिंग। जो कम उम्र के व्यक्ति हैं, ये इस प्रकार के जो ट्रैवल हैं, जो यात्रा हैं, इन्हें अफोर्ड करते हैं, इन्हें करना चाहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट वेज ऑफ ट्रैवलिंग। ये बहुत ही कम खर्च वाला ट्रैवलिंग है। दे टेक देयर बैकपैक एंड कैन गो वेयर एवर दे वांट। ये अपना बैग पैक करके और जहाँ मन करे वहाँ चल जाते हैं। इट्स चीप बट डेंजरस। हालांकि ये सस्ता है, लेकिन ये बड़ा ही रिस्क वाला है, बहुत ही जोखिम वाला ये काम है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड यू मस्ट हैव लक बाय हिचहाइकिंग। आपका यदि लक अच्छा है तो आप वापस घूम करके आएंगे, नहीं तो राम नाम सत्य भी हो सकता है कई बार। ठीक है, और ये बहुत ही स्लो ट्रैवलिंग है। आजकल तो हमने एक देखा है पिछले कई महीनों से, कुछ लोग बड़ा ही शौकीन होते हैं, बड़ा ही यंगस्टर लोग क्या करते हैं, साइकिल लेकर के पूरा इंडिया घूमने का सपना देखते हैं। कई सारे हमने लोगों को देखा है जो कि साइकिलिंग करके एक रिक्शो बना करके साइकिलिंग वाला पेडल मार के जो चलाते हैं ना, वो रिक्शो से राम मंदिर परिभ्रमण करके आए हैं, पूरे भारतवर्ष पूरे एशिया को घूम करके आते हैं। तो इसे हिच हाइकिंग कहते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा, अक्सर कई सारे लोगों ने रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो इस प्रकार के जो ट्रैवलिंग है, इसे हिच हाइकिंग कहा जाता है। यहाँ टी होगा, ठीक है, याद रखना, या फिर बैकपैकिंग इन्हें कहा जाता है। तो ये था बहुत ही संक्षेप में ट्रैवलिंग के बारे में। अब आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइजिंग वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। नीचे जो ग्रुप दिया गया है, इन ग्रुपों में एक स्टेट है हमारे देश का और एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है, हमें फाइंड आउट करना है। ये CTET 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था।
ऑप्शन ए मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि मणिपुर हमारे देश का एक स्टेट है, एक राज्य है, और जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। पहले ये स्टेट हुआ करता था, लेकिन इसे रीऑर्गेनाइज किया गया है 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है, और तब से ये एक यूटी बन गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया आर। हमारे देश भारतवर्ष का 3 कोस्टल स्टेट्स का नाम हमें बताना है। कोस्टल स्टेट्स मतलब ऐसा स्टेट्स जहाँ क्या है, जहाँ हमें कोस्टल एरिया मिलता है, यानी कि समुद्र तट जहाँ मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा। ऑप्शन बी झारखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी आसाम, ओडिशा, कर्नाटका। ऑप्शन डी ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और हमें ये सबसे पहले जानना होगा कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, ठीक है, ये तीनों जो राज्य हैं, तीनों जो स्टेट्स हैं, इनमें क्या समुद्र तट है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नहीं है। ऑप्शन बी में देखो, झारखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, झारखंड में नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा। आसाम में नहीं है, बाकी दोनों में है, तो ये भी सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था और इसका जो ऑप्शन है ये गलत था, यहाँ मैंने ठीक कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ओडिशा एक कोस्टल स्टेट है, केरला और आंध्र प्रदेश ये तीनों ही कोस्टल स्टेट है, यहाँ समुद्र तट है, कोस्टल एरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हमें सही उत्तर ढूंढना है। 3 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर। अब हमें बताना है मध्य प्रदेश का 3 नेबरिंग यानी कि पड़ोसी राज्य का नाम, ठीक है। तो 3 जो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य हैं, ये गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ ये वाला फिर से लिख दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A student boarded an express train on 29th November 2022 at Surat for Nagarcoil. The train departed at 20:30 hours and reached Nagarcoil at 13 hours on 1st December 2022. If the train covers a distance of 2119 kilometers, the average speed of the train is approximately. तो यहाँ देखो ट्रेन से सवाल पूछ दिया गया है। यहाँ जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा ये 2119 किलोमीटर का है, ठीक है, 2119 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाएगा बेचारा? सूरत से नगरकोइल तक जाएगा। तो नगरकोइल तक जाएगा, तो इसका अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल जो डिस्टेंस है उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल टाइम से, ठीक है। तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हुआ? 2119, और इसमें टोटल टाइम को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 20:30 यानी कि 8:30 बजे रात को ट्रेन छोड़ा, नवंबर 29 को, ठीक है। तो ये जाकर के पहुंचा 1 बजे 13 मतलब 1 दोपहर 1 बजे जाकर के वहाँ पहुँचा 1 दिसंबर को, ठीक है, 2022 1 दिसंबर। तो इसका अगर हम हिसाब निकालेंगे तो कुल जो समय होगा ना, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना, ये 40 घंटा 30 मिनट, ठीक है, या फिर इसे हम 40 घंटा 30 मिनट ये हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 घंटा 30 मिनट होगा, या फिर 40.5 आवर्स हम इसे आसानी के लिए लिखेंगे। इसे हम 40 घंटा 50 मतलब 40.5 घंटा इसे हम पकड़ेंगे। 40.5 हम इसे पकड़ लेते हैं, 40.5 आवर्स का ये ट्रैवलिंग किया है।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल जो समय है उसे हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें 2119 को डिवाइड करना पड़ेगा 40.5 से। तो 40.5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो जवाब है, इसका जो क्वेश्चन जो निकलेगा ना, ये 52.32 निकल जाता है। ठीक है, तो 53.32 निकल जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ देखो 52 हम नहीं दे सकते क्योंकि ये 52 से ज़्यादा है, इसीलिए हम ऑप्शन सी को सही मानेंगे। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, ये जो ट्रेवल वाला पार्ट है ना, यहाँ डिस्टेंस को लेकर के ये लोग सवाल पूछ लेते हैं। मान लो कि मैथमेटिक्स आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तैयार रहना है बिल्कुल इस प्रकार के सवालों के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत लंबी क्वेश्चन है। योर हाउस इज़ लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज़ लोकेटेड एट वाई। आपका घर एक्स पॉइंट पर अवस्थित है और आपका विद्यालय स्कूल वाई पॉइंट पर अवस्थित है। एंड देयर इज़ ए बिजी हाईवे बिटवीन एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई के बीच में एक बहुत ही बिजी हाईवे है। सो इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल यू फर्स्ट गो 200 मीटर ड्यू वेस्ट। आप 200 मीटर पहले पश्चिम की ओर जाते हो। कुछ इस प्रकार हम इसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस प्रकार हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये देखो, यहाँ से मान लो आपका स्कूल वाला पोजीशन यहाँ है, ये स्कूल है। ठीक है, फिर यहाँ से आप एक क्रॉस करते हो क्या, हाईवे क्रॉस करते हो, तो यहाँ आपका हाउस है, यहाँ आपका घर है। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्या करते हो, ये देखो कुछ इस प्रकार हम इसका प्रेजेंटेशन बनाएंगे, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार आप इधर आते हो, यहाँ 200 मीटर आप क्रॉस करके आते हो, जो है सबवे को क्रॉस करके आते हो, क्योंकि ये देखो 200 मीटर ईस्ट है। फिर आप इधर 80 मीटर क्या करते हो, सबवे क्रॉस करते हो ना। तो कुछ इस प्रकार ये पोजीशन हो जाएगा। तो इसका जो सही है ना, 80 मीटर ड्यू साउथ होगा। ठीक है, 80 मीटर ड्यू साउथ हो जाएगा इसका सही जवाब। आप ध्यान से इसे करके देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो करने से पहले आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार मैप में जिस प्रकार हम क्या करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। ऊपर वाला साइड इसका क्या रहता है, नॉर्थ रहता है, नीचे वाला साइड साउथ रहता है, और राइट हैंड साइड वाला क्या रहता है, ईस्ट रहता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला वेस्ट हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार आपको याद रख के क्या करना है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आप करोगे, आप पिक्चर बनाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 मीटर ड्यू साउथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अभी आपको सही उत्तर बताना है। जूम फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ। तो जूम फार्मिंग, जूम कल्टीवेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था इससे पहले। तो जूम कल्टीवेशन है, जंगलों को काट करके एक जगह खेती करेंगे, फिर जब तक यहाँ बड़ा अच्छा खेती होगा तब तक खेती करेंगे। और ये पहाड़ी इलाकों में होता है जहाँ पानी ज़्यादा नहीं रहता, जैसे कि हमारे आसाम में, मेघालय, मिजोरम, इधर ये खेती होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जो मान लो ये पहाड़ी इलाका है और ये पहाड़ी इलाका का ये जो हिस्सा है ना, ढालू हिस्सा जो है, यहाँ पाइनएप्पल इसके साथ साथ और बहुत सारे सब्जियां लगाया जाता है। तो इसे कहा जाता है जूम फार्मिंग। यहाँ का जो लैंड का फर्टिलिटी कम हो जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ी लोग कुछ और एक पहाड़ पर चले जाते हैं और यहाँ जंगल को साफ़ करके फिर ये खेती करना प्रारंभ करते हैं। इसे जूम कल्टीवेशन या फिर जूम फार्मिंग कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, झारखंड, मिजोरम, आसाम, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में ये जूम कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। अंडर जूम कल्टीवेशन फर्स्ट ट्रीज एंड वेजिटेशन आर काट एंड बर्न्ड। इनको क्या किया जाता है, काटा जाता है और बाद में इन्हें क्या किया जाता है, आग लगा करके फूंक दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फार्मिंग है ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। ठीक है, आसाम में इस प्रकार का थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग स्केल इज प्रिंटेड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ ए मैप ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी का मैप है उसमें
स्केल दिया गया है। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू प्रैक्टिकल क्या है 960 मीटर हो जाता है। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 960 मीटर। ठीक है। इफ़ ऑन दिस मैप द मेजर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस इज 39.8 सेंटीमीटर, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इज अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मैप में एक दो जगहों के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है 39.8 सेंटीमीटर, तो हमें इसका दूरी प्रैक्टिकल में कितना होगा फाइंड आउट करना है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बोले तो 960 मीटर। तो हम क्या करेंगे 39.8, ये क्या है 39.8, ये सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। तो इसे अगर हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 39.8 इंटू 960 सेंटीमीटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ये 1 सेंटीमीटर का मतलब है 960 मीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा 39.8 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 960 मीटर से। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल मिला करके हो जाएगा आपका 38,208 मीटर। ठीक है, ये मीटर हो गया। अब 1 मीटर मतलब 0.001 किलोमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 0.001 km होता है। ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम क्या करेंगे, ये जो 38208 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या से 0.001 से, तो ये जाकर के आपका हो जाएगा 38.208 किलोमीटर। ठीक है, हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 38 किलोमीटर्स। ठीक है, कोई दुविधा होने से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि हमने भी ये क्वेश्चंस को उतना गौर से नहीं देखा, बाद में अभी जब सोल्यूशन करने लगे तो इनके लिए तो अलग स्पेस चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसे ही हम समझाने का प्रयास करते हैं। ए गर्ल फ्रॉम ए हिली एरिया गेव द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द हाउसेस ऑफ आवर स्टेट। पहाड़ी इलाकों से एक लड़के ने अपना जो राज्य का ज़्यादातर घरों का वर्णन इस प्रकार किया है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हेवीली एंड स्नोज एज वेल। हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसके साथ साथ स्नोफॉल भी होता है। ठीक है। When it is very cold, we like to sit in the sun। जब ये बहुत ठंड के मौसम आ जाता है तब हम क्या करते हैं, हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। Our houses are made of stone और wood। हमारे जो घर है ये पत्थर से और लकड़ियों से बना हुआ है। The roofs of our houses are made sloping। हमारे जो घर का रूफ से छत है घर का, ये स्लोपिंग है ताकि बारिश होने से पानी आसानी से नीचे गिर जाए। The state must be। अब आपको बताना है यह राज्य कौन सा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश क्यों होगा, देखो ये हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, शिमला है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का जो बारिश की मात्रा है ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। और यहाँ आसाम जैसा ही बारिश होता है, लेकिन आसाम में क्या है, जो घर का यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना, ये आसाम के साथ मैच नहीं करता। आसाम का ज़्यादातर घर बैम्बू से बना हुआ होता है, इसीलिए आसाम नहीं होगा, इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, तो ये जो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य का समर वाला जो कैपिटल है ये शिमला है, और विंटर वाला कैपिटल है धर्मशाला। ठीक है, और ये जो धर्मशाला है यहाँ बहुत सुंदर है क्रिकेट स्टेडियम भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का अभी सही उत्तर हमें ढूंढना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खेजादी ट्रीज विच आर मेनली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। तो हमें क्या करना है, खेजादी पेड़ों के बारे में क्या करना है, हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है जो कि प्रधानतः राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता है। ऑप्शन ए या फिर अब स्टेटमेंट ए है ये, दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। स्टेटमेंट बी, दिस ट्री इज़ वेरी यूजफुल एज इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स एंड पीपल लाइक टू ईट इट्स फ्रूट्स।
The wood of this tree is readily affected by insects, hence not used as timber. It is not a shady tree. और ई में है animals in this area like to eat the leaves of this tree. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी होगा? देखो यहाँ स्टेटमेंट सही है क्योंकि रेगिस्तान में है, जाहिर सी बात है यहाँ पानी की कमी है, इसीलिए इस प्रकार के जो पेड़ हैं इनको ग्रो करने में पानी की आवश्यकता कम होती है। ये इनका जो बहुत ही यूज़फुल है इनका बार्क, ठीक है, जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है, यानी बार्क मतलब कि इनका जो छाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो पेड़ है इसका फल लोग खाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन सी जो है ना ये बिल्कुल गलत बात है, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी भी सही नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट ए शेडी ट्री, ये शेडी ट्री है। ऑप्शन ई सही है, एनिमल्स इन दिस एरिया लाइक टू ईट द लीव्स ऑफ दिस ट्री। इस प्रकार जो पेड़ हैं इस पेड़ का जो पत्ती हैं इनको खाने का बहुत ही शौक़ रखते हैं यहाँ के एनिमल, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का अभी हमें सही उत्तर देना है। आइडेंटिफाई द ट्राइबल ग्रुप्स दैट आर नेटिव टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश का जो ट्राइबल ग्रुप है इन्हें फाइंड आउट करना है, नेटिव ट्राइबल ग्रुप याद रखना। ऑप्शन ए सांथाली ट्राइब, ऑप्शन बी गड्डी ट्राइब, ऑप्शन सी गोंड ट्राइब, ऑप्शन डी सहाबिया ट्राइब। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गड्डी ट्राइब जो है ये हिमाचल प्रदेश का नेटिव ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ मिज़ोरम। तो मिज़ोरम का सबसे पुराना ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सत्रिया डांस, ऑप्शन बी रोफ डांस, ऑप्शन सी चिराव डांस, ऑप्शन डी गरबा डांस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी चिराव डांस। तो चिराव डांस क्या है? ये एक इट इज़ ए ट्रेडिशनल कल्चर डांस परफॉर्म्ड इन मिज़ोरम इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली 6 to 8 people holding pairs of bamboo sticks on another horizontally placed bamboo on the ground। ये क्या करते हैं? बांस के टुकड़ों को ये मिट्टी में रखते हैं, ठीक है, और 6 से लेकर के 8 लोग इस प्रकार जो डांस है उसमें शामिल होते हैं और पैर को इधर उधर करके ये नाचते हैं और मिट्टी के साथ ये 2 जो बेम्बो का पार्ट है इनको ठोकते हैं और इससे ये साउंड करता है और इसी के रिदम में, इसी के बीटिंग में ये डांस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट रेल रोड इन इंडिया। हमारे भारतवर्ष में सबसे लंबा, सबसे लार्जेस्ट रेल रोड कौन सा है? ऑप्शन ए कश्मीर टू बेंगलोर, ऑप्शन बी डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ऑप्शन सी मिजोरम टू गुजरात एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र टू मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी ही हमारे भारतवर्ष में सबसे लंबा रेल रूट है। The longest railway routes in India is the Dibrugarh-Kanyakumari Express. It passes through important cities such as Tinshukia, Dimapur, Guwahati, Bongaigaon, इसके बाद अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, ये सब इलाका को क्रॉस करके ये कन्याकुमारी पहुंचाती है और इसका जो टोटल डिस्टेंस है ये 4282 किलोमीटर का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। The distance between Margao and Nagarcoil is nearly 1134 kilometers. If this distance is covered by a train in 21 hours, the average speed of the train between the railway stations of these two cities in meter per second is। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो टोटल जो डिस्टेंस है ये 1134 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल टाइम यहाँ लगता है कितना? 21 घंटा। 21 घंटा टोटल टाइम लगता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 21 से 1134 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्वोशिएंट में निकलेगा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
ठीक है। ये 52 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कैसे होगा ये? सेकंड में अगर हम करेंगे तो ये सबसे पहला तो ये 54 किलोमीटर है, इनको मीटर में ले जाना है। तो से 54 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर है ना, 1000 मीटर है। ठीक है जी। तो 54 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा क्या? 54 इंटू 1000। हम क्या करेंगे? यानी कि 54,000 होगा। 1000 से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे देखो ये आवर है, आवर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60। ठीक है, 60 इंटू 60 होगा कि नहीं देखो। तो इसको अगर हम कुछ इस प्रकार डिवाइड करेंगे 0 से और करके अगर हम इसका पूरा निकालेंगे तो निकालने के बाद ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है ये अगर हम इसके निकालेंगे तो ये 15 मीटर पर आवर निकलेगा। ठीक है, इसका जो है रिज़ल्ट यहाँ 15 निकलेगा। तो ये 15 मीटर पर आवर हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आप डिवाइड करके इसे देख सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार इसका सही उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये जो है स्पेस की बड़ा कमी है। ठीक है, स्पेस कम है, इसीलिए हमें कई बार क्या हो रहा है, बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा। आप करके देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो ट्रेवल वाला चैप्टर है ना, ये मान लो कि आप ईवीएस का नहीं, ये मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर आप कर रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। स्टूडेंट इज एट ए एंड वांट्स टू रीच एट बी। एक स्टूडेंट ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है। फॉर दिस ही फर्स्ट गोज टू ओ which is 90 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए। ये क्या करता है? पहले वहाँ जाने के लिए ए काम करता है, कवर करता है डिस्टेंस 90 मीटर, नॉर्थ उत्तर दिशा में जाता है। एंड देन ही गोज़ फ्रॉम ओ टू बी। इसके बाद वो ओ से बी तक जाता है और जाकर के 120 मीटर का दूरी ये पार करता है पश्चिम दिशा में। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी, तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस ए से बी तक है, एंड द डायरेक्शन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी रेस्पेक्टिवली आर। तो अब हमें क्या करना है? इसका जो डिस्टेंस है इसे फाइंड आउट करना है। ए से बी तक डिस्टेंस कितना है और इसका जो डायरेक्शन है ए और बी से वो किधर से किधर होगा, किस दिशा में होगा। ठीक है, तो पहला तो हमें क्या करना है, इस प्रकार जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है इनको कुछ इस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। तो इधर क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन के हिसाब से हम इसे फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऊपर ईस्ट देंगे क्वेश्चन के हिसाब से, नीचे वेस्ट, इधर साउथ होगा, इधर होगा नॉर्थ। ठीक है, यहाँ ओ वाला पोजीशन यहाँ है, यहाँ से ये देखो ये वाला जो पोजीशन है ये बी है, हमने इसे पहले ही करके रखा है। यहाँ 90 मीटर डिस्टेंस है। ओके, यहाँ 120 मीटर है। ठीक है, तो इसे अगर हम करेंगे, इस पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो साउथ ईस्ट ये बी पॉइंट से, ये जो बी वाला पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट से ये साउथ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट ए और बी का वो हो जाएगा जॉइनिंग। अगर हम ए और बी को क्या करेंगे, वो टच करेंगे, ये तो हमने इसीलिए इसको दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने से ये डिस्टेंस कुछ इस प्रकार होगा, 90 और 120 है, तो हम इनका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। 90 स्क्वायर को 120 स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस अगर हम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार 150 स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा। तो इसका अगर रूट ओवर हम उठाएंगे तो ये 150 हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा
ये 150 किधर होगा? अब ये सबसे बड़ी बात है। तो 150 किधर होगा? 150 साउथ ईस्ट होगा। ये देखो, ये साउथ ईस्ट की तरफ है, ये देखो, तो इसीलिए ये इधर है ना, साउथ ईस्ट की तरफ है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे और एक स्पेशल क्लास इन क्वेश्चंस पर लाएंगे आप सभी के लिए, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। On the map of Golconda Fort printed in the textbook of class 5, 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meter on the ground। तो गोलकोंडा फोर्ट का जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक में दिया गया है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस प्रैक्टिकली वो 110 मीटर के बराबर होता है ग्राउंड में। ऑन दिस मैप द डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाज़ा and Banjara Darwaja is 14.2 centimeter। On the ground the minimum distance between the two would be। आपको बताना है ग्राउंड में ये दोनों जगह का, ये जो फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाज़ा है, ये दोनों का डिस्टेंस, दोनों का दूरी कितना होगा। तो यहाँ दिया गया है, देखो भाई, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ दिया गया है 110 क्या है जी? मीटर है। ठीक है, तो फतेह दरवाज़ा से बंजारा दरवाज़ा तक अगर दूरी यहाँ दिया गया है 14 पॉइंट कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये पेन भी मिस्टेक कर देता है, 14.2 सेंटीमीटर दिया है ना। तो इसको अगर हम मीटर में, ये अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 14.2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? 110 मीटर। इसके बाद ये मीटर में तबादला हो जाएगा। ठीक है, 14.2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 110 को। तो 14.2 के साथ हम जब 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1562 होता है इसका रिज़ल्ट। ठीक है, 1562 होगा। अब हमें क्या करना है? 1562 जो हो गया है ये मीटर हो गया है, इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, 1 पॉइंट क्या होगा? 562 किलोमीटर, ये हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में ये दिया गया है? ऑप्शन सी में ये दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।